स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जनरल डायर, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाला, हज़ारों निर्दोषों को मारने वाला जनरल डायर। लेकिन इस नाम के साथ एक सवाल हमेशा से जुड़ा हुआ है और कई लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल जो है वो आता है कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर का क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? क्या उसे सज़ा मिली या उसे हीरो बना दिया गया? क्या उसकी कहानी रही इसके बाद? क्यों उसके लिए इंग्लैंड में एक फंडिंग कैंपेन चलाया गया, पैसे इकट्ठे किए गए, कई हज़ारों पाउंड इकट्ठे किए गए वहाँ पे? दूसरी चीज़, राजनीति को इंग्लैंड की क्यों उसके केस ने, जनरल डायर केस ने, दो गुटों में, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। आज आपको यहाँ सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं और साथ ही साथ पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एरोगेंट, एक क्रूर, कोल्ड ब्लडेड कॉलोनियल अफसर जनरल डायर इंग्लैंड के एक वीरान जगह पर मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इतिहास की पता चलने वाली हैं। कई सारी यहाँ पे अलग अलग आपको इवेंट्स पता चलेंगे। हंटर कमीशन का एक ड्रामा जो हुआ वो पता चलेगा, चर्चिल का दोहरा चरित्र पता चलेगा, साथ ही साथ पता चलेगा कि आखिर कैसे जनरल डायर को बचाया गया इंग्लैंड के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दिया जाए, ये जो वीडियोज़ होते हैं हमारे, ये आप इन्हें केस स्टडीज़ की तरह देख सकते हैं, आप इन्हें रिपोर्ट्स की तरह देख सकते हैं, स्टोरीज़ की तरह आप इन्हें सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी हमेशा एक डिमांड, एक मांग आती है, एक रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में कि एनिमेशन ऐड करिए। दोस्तों, एनिमेशन इन वीडियोज़ में ऐड नहीं होगा और ना अभी हो रहा है, ना पहले हुआ है। करीबन 250-300 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, आप लोग लगातार सुन चुके हैं। एनिमेशंस इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पे आपकी क्योंकि एक रिक्वेस्ट रहती है, तो उसके लिए कई जगह जो ज़रूरी फ़ोटोज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं या कहीं कोई रिपोर्ट है, उसका जो प्रिंट है वो आपके लिए लगा दिया जाता है। लेकिन एनिमेशन वीडियोज़ ये नहीं है। आप इन्हें केस स्टडीज़, रिपोर्ट्स की तरह सुन सकते हैं। देखने से बेटर है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे चला दीजिए, सुना करिए वीडियोज़ को। तो यहाँ पे कोई एनिमेशन इसमें कभी ऐड नहीं होने वाला है। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी IQ IAS के, UPSC CSE के सारे कोर्सेज़ के, बैचेस के कई सारे लिंक्स हैं। आपको पता है प्रॉपरली कि आपको किस बैच की, किस कोर्स की ज़रूरत है आपकी UPSC जर्नी को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए। और इसके लिए जो कोर्सेज़ हैं उन पर आप अगर बाहरी डिस्काउंट पाना चाहते हैं, VGLive को कोड लगाइए। ये आपका कोड ऐसे याद रखिएगा। इस कोड को लगाते ही अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको मिलती हैं और बाहरी डिस्काउंट पा पाते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के इस अपने एपिसोड की। साल था 1919 और 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल की उस शाम जब जलियांवाला बाग में करीबन 1650 गोलियां, जो आंकड़े बताते हैं उनके हिसाब से 1650 गोलियां चल चुकी थी। अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था। और इस पूरे हत्याकांड के बाद में जब धुआं छटना शुरू होता है, ज़मीन को देखा गया जलियांवाला बाग की, तो वहाँ पे सिर्फ खून था। खून से वो ज़मीन लाल थी। दूसरी तरफ जो इस पूरे हत्याकांड का आरोपी था, जनरल डायर को कोई भी यहाँ पे पछतावा अब तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसने इस हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, अपने ट्रूप्स को, अपनी जो सेना थी, उसकी जो फोर्स थी, उसे वापस रामबाग कैंप में मार्च करने के लिए का ऑर्डर दिया। सेना वापस जाती है। यहाँ पे उससे जब पूछा गया, सवाल उठाया गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो उसने ये लिखा था यहाँ पे कि उसे एक बहुत बड़े मॉब का, एक भारी भीड़ का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से उसने यहाँ पे ये जो रिएक्शन था उसका, वो इस वजह से सामने आया था कि वो ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहता था। खैर, ये सारी चीज़ें जनरल डायर के द्वारा बताई गई। इसके बाद पंजाब के उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, माइकल ओडवायर। अब आप ये देखिए कि एक जनरल डायर, जो जिसका पूरा नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, और ये जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उनका नाम था माइकल ओडवायर। तो दोनों के नाम को मिक्स मत करिएगा, कन्फ्यूजन कई लोगों को इसमें होता है। खैर, यहाँ पे जो माइकल ओडवायर थे, उस वक्त वो लाहौर में थे। लाहौर से उनका जो रिएक्शन था, जब उन्हें पूरी खबर मिली हत्याकांड की जलियांवाला बाग के, उनका रिएक्शन जनरल डायर के सपोर्ट में था। वो डवायर ने यहाँ पे जनरल विलियम बैनन के ज़रिए एक टेलीग्राम भेजा था, जिसमें यह लिखा गया था कि योर एक्शन इज़ करेक्ट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव्स। खुद अप्रूव करते हैं इस एक्शन को। इस अप्रूवल के बाद डायर को ये यकीन हो गया था कि उसने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है। उसने इनफैक्ट जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको यहाँ पे बचा लिया है। उस वक्त कई सारी जो अंग्रेज़ी रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, अंग्रेज़ अफसर जो थे, उनको ये लगता था कि सन 57 की, जो 1857 की जो एक रिवोल्ट था, जो एक म्यूटिनी थी, उस जैसी म्यूटिनी एक बार फिर से यहाँ पे होने वाली थी, जिसको हटाने के लिए जनरल डायर ने जो सख्ती दिखाई है वो बिल्कुल सही है और उसकी सख्ती ने ही इस पूरी म्यूटिनी को रोक दिया है। तो ये अंग्रेज़ों की एक सोच थी उस समय पर। खैर, जनरल डायर 14 अप्रैल 1919 को, यानी कि आप देखिए अगले ही दिन, जब ये पूरा इतना बड़ा एक हत्याकांड उसने किया है, अगले ही दिन उसने अमृतसर में कई सारे दुकानदारों को बुलाया
इन्हें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि कई सारे दुकानदार, अमृतसर के कई सारे वहाँ के निवासी लोग, जनता नाखुश थी, रुष्ट थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, उन्होंने अपने कामकाज बंद कर दिए थे। वो चाहते थे कि हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले, जो कि मिलना चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी दुकानें बंद की थी। लेकिन जनरल डायर यहाँ पे उन लोगों को बुलाता है और उन लोगों को बुलाने के बाद जो अमृतसर के दुकानदार थे उन्हें धमकाता है। उन्हें उसने धमकी दी और ये उसका स्टेटमेंट था। उसने उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक मिलिट्री मैन हूँ। तुम अगर वॉर चाहते हो तो तुम्हें वॉर मिलेगी, और अगर पीस चाहते हो तो पीस मिलेगी। वॉर चाहते हो तो गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है, तैयार है। नहीं चाहते तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, शॉप्स को जो है वो खोलो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। ये उसके वर्ड्स थे यहाँ पे। उसने ये भी कहा कि मेरे लिए फ्रांस का बैटलफील्ड हो या अमृतसर, दोनों सेम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। लेकिन कुछ ही समय यहाँ से बीता, आप देखिए कुछ ही दिन यहाँ से बीतते हैं। जनरल डायर जो था वो यहाँ पे रुकने नहीं वाला था। एक और उसका ऐसा कृत्य जो था वो सामने आता है जिसने दिखा दिया कि जनरल डायर जैसा एक क्रूर जो जनरल रहा, जो शख्स रहा, वो कभी इतिहास में भी दोबारा नहीं दिखा है। जनरल डायर ने इसके बाद क्या किया कि मात्र 6 दिन बीते। 6 दिन के बाद 19 अप्रैल 1919 की घटना है, उसने एक ऑर्डर पास किया, द क्रॉलिंग ऑर्डर। अब ये जो द क्रॉलिंग ऑर्डर था ये इस वजह से दिया गया था कि दरअसल अमृतसर में कुचा कुरियन गली जो थी, स्ट्रीट जो थी, वहाँ पे एक ब्रिटिश मिशनरी हुआ करती थी, मिस मर्सिला शेरवुड जिनका नाम था। मर्सिला शेरवुड के ऊपर बताया जाता है कि भीड़ ने उन्हें रोका, उनके ऊपर अटैक किया, ऐसा ब्रिटिश सरकार का दावा था, क्लेम था। उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो इसके बाद जनरल डायर ने यहाँ पे हुक्म दिया कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो इस स्ट्रीट से यहाँ से अगर गुजरेंगे तो उन्हें रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा, अपने पेट के बल लेट के रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। और ये जो पनिशमेंट था दोस्तों, ये रेशियल ह्यूमिलेशन का एक एक्सट्रीम तरीका था जनरल डायर का। डायर की क्रूरता उस समय पर आप ये देखिए कि इस तरह से आगे बढ़ रही थी कि लोगों की यहाँ पे कोड़ों से पिटाई की जाती थी, मारा जाता था बुरी तरह से। स्कूल जो थे बच्चों के, उन्हें स्कूल रोज़ कई मीलों चल के जाना पड़ता था। ये उसने हुक्म दिया था कि स्कूली जो बच्चे हैं, हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं, वो चल के पैदल स्कूल जाएंगे और उस बीच में उन्हें जो ब्रिटिश फ्लैग है उसे सलाम करना है, सैल्यूट करना है। ये सारी चीज़ें उसने की। मार्शल लॉ के नाम पर पंजाब में जो अत्याचार हुए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जनरल डायर का ये जो माइंडसेट था, उसकी जो क्रूरता थी, वो यहाँ पे उसका ये नतीजा था जो मार्शल लॉ के समय पर पंजाब में हुआ है। उसके लिए साफ तौर पर यह था उसका एक मानसिकता कि हिंदुस्तानियों की जो डिमांड है सेल्फ रूल की, कि वो खुद अपना देश चला सकते हैं, इसे सीधा सिर्फ डंडे से सुधारा जा सकता है, इसे सिर्फ फोर्स करके उन्हें दबा के ही इसको सही किया जा सकता है, वरना वो मानने वाले नहीं हैं। तो ये एक उसकी मानसिकता थी जिसके चलते वो ये सब चीज़ें करता था। खैर, यहाँ से 1 महीना गुजरता है। अब आप देखिए कि ये अभी तक कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। जनरल डायर ने एक इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया, हज़ारों निर्दोष लोगों को मार दिया, लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। 1 महीना यहाँ से निकला। डायर के करियर में एक अलग मोड़ आता है। ये मोड़ इस तरह से आया कि दरअसल जलियांवाला बाग के महीने भर के बाद ही अफगानिस्तान के साथ जंग छिड़ जाती है, जो थर्ड एंग्लो इंडियन एंग्लो अफगान वॉर थी 1919, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। डायर को यहाँ पे सीधा पेशावर भेजा जाता है। यहाँ उस वक्त अफगानिस्तान की जो फौज थी उन्होंने ताल फोर्ट को, जो ताल किला था, उसे घेर रखा था और इसे जिम्मेदारी दी गई थी डायर को कि इसे छुड़ाना है। डायर जब यहाँ पहुँचा तो उसने अपनी पुरानी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके पास में, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज कम थे, लेकिन क्या उसने किया ये आप सोचिए। 2 तरीके के अलग अलग टैक्टिक्स उसने यहाँ अपनाए। पहली चीज़ तो उसने ट्रक के ऊपर, कई सारे ट्रक लिए, उनके ऊपर लकड़ियाँ भरवाईं, जो बहुत सारे बड़े बड़े लॉग्स होते हैं लकड़ियों के, वो भरवाए। और इनको भरवाने के बाद में इस तरह से चलाया कि वहाँ पे अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उनको ये लगे कि जो ब्रिटिश फौज आ रही है उसके पास भारी आर्टिलरी है, बहुत हैवी वेपन्स इनके पास में है, ट्रकों पे लाद कर इन वेपन्स को लाया जा रहा है। तो एक तो इस तरह से उनका मोरल डाउन किया गया। दूसरी चीज़ इसने ये की कि डस्ट क्लाउड पैदा किए, यानी कि गाड़ियों के पीछे, उन्हीं ट्रक्स के पीछे नीचे झाड़ियों को बांध दिया जाता था। उन झाड़ियों को बनवाया इसलिए गया जिससे कि दुश्मन को लगे कि एक बहुत बड़ा डस्ट क्लाउड, जब गाड़ियाँ चलेंगी तो एक धूल उठेगी, सामने से दुश्मन को लगेगा दूर कि एक बहुत बड़ी आर्मी जो है अंग्रेज़ों की वो आ रही है। तो किले पर जितने भी अफगान फौजी थे ये सब इन दोनों चीज़ों से डरते हैं, डर गए, और उसके बाद जो थाल फोर्ट था उसको उन्होंने, वो जो सीज था उसको हटा दिया। ये जो काम किया जनरल डायर ने, इसके बाद 2 जून 1919 को बताते हैं कि थाल जो फोर्ट था, किला था, वो रिलीव हो गया। जनरल डायर को इस मिलिट्री सक्सेस के लिए मेंशन्ड इन डिस्पैचेस जो था उससे ऑनर उसको किया गया। लेकिन यही वो समय था, आप देखिए कि 1 महीना करीबन बीता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। इस समय तक ये जो नाराज़गी थी, एक आक्रोश था भारत के लोगों का, वो अब लंदन तक भी पहुंच गया था। अमृतसर कांड की जो आग थी, वो गुस्सा जो था वो बढ़ने लगा।
डायर को लग रहा था कि उसने जो भी यहाँ पे किया है अभी अफगानिस्तान के अंदर वॉर में, तो वो जो उसकी जीत है वो उसका जो बुचर ऑफ अमृतसर का टैग है उसको हटा देगी, उसकी इमेज को साफ कर देगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। खैर हुआ क्या कि जब जलियांवाला बाग की जो खबर थी फिल्टर होते हुए लंदन पहुँचती है, धीरे धीरे जब ये बात लंदन पहुँची तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एडविन मोंटागो थे, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने का फैसला लिया। 29 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर जो थे उनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन बिठाई जाती है, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमीशन, जिसे आप हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कमीशन बना दी गई कि भाई डायर ने जो भी किया है यहाँ पे अमृतसर में हत्याकांड के अंदर जलियांवाला बाग में, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। ये इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया जाता है। अब तक करीबन जलियांवाला बाग हत्याकांड को 4 से 5 महीने बीत चुके थे। उसके बाद ये कमीशन बना और उसके बाद ये दिन आता है 19 नवंबर 1919 का। ये वो दिन था जब जनरल डायर कमीशन के सामने पेश हुआ। उसने कोई भी अपॉलॉजी यहाँ पे मांगी ही नहीं कमीशन से। अपनी टेस्टमनी में जो उसने कहा था वो साफ तौर पर एक कॉलोनियल अफसर के एरोगेंस को, उसकी ब्रूटैलिटी को, उसके कोल्ड ब्लडेड नेचर को दिखाता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हंटर कमीशन के सामने डायर ने कुछ बातें कहीं जिनको आज भी इतिहास में सबसे कोल्ड ब्लडेड लाइन्स की तरह देखा जाता है। उसने सबसे पहले तो ये माना कि कोई भी वार्निंग नहीं दी गई थी। डायर ने एडमिट किया कि कोई भी फायरिंग से पहले हमने वार्निंग नहीं दी। उससे क्योंकि सवाल किया गया था कि वार्निंग क्यों नहीं दी गई, तो उसने कहा कोई भी हमने वार्निंग नहीं दी, और अगर देते भी तो उसका कोई मतलब होता नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़, उसने एक लाफिंग फैक्टर का जिक्र किया था। उसका कहना था कि आई थिंक इट क्वाइट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्पर्स द क्राउड विदाउट फायरिंग बट दे वुड हैव कम बैक एंड लाफ्ड अगेन। मतलब कि हो सकता था कि मैं अगर पहले बताता उन लोगों को कि हम आपके ऊपर फायरिंग कर देंगे या ऐसी चीज़ है, तो वो क्राउड जो था उसको मैं हटा सकता था वहाँ से, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता क्योंकि वो दोबारा से आ जाते, उसके बाद मुझ पर हंसते। इस वजह से मैं अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये काम किया है। आप ये सोचिए कि वो लोगों की जान की परवाह ना करते हुए अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था। यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है। दूसरी चीज़, उसका एक बहुत गलत, एक बहुत ही ज़्यादा शॉक कर देने वाला बयान था जो सामने आया। उसने कहा कि वो मशीन गन्स और आर्मर्ड व्हीकल जो थे, आर्मर्ड कार्स थी, उनका यूज़ यहाँ पे करता। उसका कहना था कि अगर वहाँ पे ये जो जलियांवाला बाग की लोकेशन थी, वहाँ पे आने के लिए वो जो अगर तंग गलियाँ थी वो ना होती, बड़ी बड़ी रोड्स होती, तो यहाँ पे मैं आर्मर्ड कार्स को लाता, उनके ऊपर मशीन गन्स लगी होती और उसके बाद उनका इस्तेमाल करता, जिससे कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा और भयानक होती। और इसके अलावा एक और उसने जो अपना चौथा पॉइंट दिया, जो कि सबसे ज़्यादा शर्मनाक था एक तरह से, वो ये था कि उससे जब कहा गया कि तुमने ज़ख्मियों की मदद क्यों नहीं की, जो घायल थे, जो सीवियरली इंजर्ड थे, उनकी मदद क्यों नहीं की, तो जनरल डायर का कहना था इट्स नॉट माई जॉब, इट वॉज नॉट माई जॉब। हॉस्पिटल्स ओपन थे, वो वहाँ पे जा सकते थे। और आपको ये बता दिया जाए दोस्तों कि उस समय पर कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे अमृतसर में। ज़ख्मी जो थे वो रोड पर करा रहे थे, बुरी तरह से तड़प रहे थे, लेकिन जनरल डायर जो था उसे कोई भी परवाह नहीं थी उनकी। वो उल्टा ये चाहता था कि वहाँ पे मशीन गन्स वो ला सके जिससे कि और ज़्यादा कैजुअलिटी हो। तो खैर हंटर कमीशन ने ये सारी उसकी जो उसके बयान थे, उसके स्टेटमेंट थे, ये सब सुना। हंटर कमीशन में 3 इंडियंस भी थे, 3 इंडियन मेंबर थे, सर चिमनलाल सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण जी और सरदार सुल्तान अहमद खान। तो ये लोग जो थे, इन्होंने भी यहाँ पे जनरल डायर के सारे स्टेटमेंट सुने। कई सारे टफ सवाल जो थे वो भी जनरल डायर से किए, लेकिन बार बार डायर का यही कहना था कि जो उसने किया वो पंजाब को उसने बचा लिया है, अंग्रेज़ों के लिए पंजाब को उसने बचा लिया है। खैर हंटर कमीशन ने करीबन 6 महीने यहाँ से बीते, 6 महीने बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश की। अब ये जो रिपोर्ट थी, मई 1920 में ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इसमें मेजॉरिटी रिपोर्ट जो थी, जिसमें कि जो ब्रिटिश मेंबर्स थे उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने ये कहा कि भाई जो डायर ने किया है, ये जो फायरिंग है, बहुत देर तक उसने जारी रखी। ये एक बहुत ही ग्रेव एरर है, एक बड़ा एरर है जो उसने यहाँ पे कमिट किया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, यानी ब्रिटिश मेंबर्स ने इस कमेटी के, कि जो उसके एक्शंस थे उनके पीछे एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस था, उसकी तारीफ वो लोग यहाँ पे कर रहे थे। अब आप ये देखिए, ये एक पार्ट है रिपोर्ट का। दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी रिपोर्ट थी हंटर कमीशन की, उसमें सारे इंडियन मेंबर्स थे, कम लोग थे, तो बहुमत उतना ज़्यादा नहीं आ पाया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि डायर के सारे एक्शन जो थे वो गलत थे, इनह्यूमन थे, और यहाँ पे ये बताया कि इस रिपोर्ट में कि भाई डायर को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत। इन सारी जो रिपोर्ट थी, इन रिपोर्ट्स के बाद ये रिपोर्ट जाती हैं ब्रिटिश आर्मी काउंसिल के पास में। मैटर जब ब्रिटिश आर्मी काउंसिल के पास पहुंचा, डायर को भारत से लंदन बुलाया जाता है, और लंदन बुलाने के बाद कमांडर इन चीफ इंडिया जो थे, उन्होंने डायर को रिज़ाइन करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा डायर से कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है लंदन, कि आप कोई भी आपको और एम्प्लॉयमेंट जो कमीशन है वो नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, आपको एम्प्लॉयमेंट अब से नहीं दिया जाएगा। यही वो तारीख रही 17 जुलाई 1920, करीबन 1 साल बीत चुका था। आप सोचिए दोस्तों, इतने क्रूर नरसंहार के बाद, हत्याकांड के बाद, उसके बावजूद सज़ा नहीं मिली रेजिनाल्ड डायर को। 17 जुलाई 1920 को रेजिनाल्ड डायर को ऑफिशियली
आर्मी से, ब्रिटिश आर्मी से रिटायर कर दिया जाता है, उसे उसकी जो रैंक थी, कर्नल की रैंक थी उसके पास, वो भी रिटेन करने दी जाती है यहाँ पे। तो जनरल डायर को भारत से निकाल दिया गया था, लंदन पहुँचा। लंदन पहुँचते ही डायर ने एक तरह से एक नेशनल कंट्रोवर्सी की तरह रिएक्ट करना शुरू किया। उसका जो केस था इनफैक्ट वो भी एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुका था। कुछ लोग जो थे वो उसको बुचर ऑफ अमृतसर कहा करते थे, उसे गलत बातें कहते थे, जो कि लाजमी था बिल्कुल, जो उसका कृत्य रहा था उस पर यही चीज़ें होनी चाहिए थी। दूसरे कुछ एक पक्ष थे इंग्लैंड के अंदर, वो उसे सेवियर ऑफ पंजाब कहा करते थे। ये कहा करते थे कि ये वही आदमी है जिसने भारत को सेव किया है अंग्रेज़ों के लिए। वो उसे हीरो बना रहे थे दरअसल यहाँ पे। तो ये जो केस था डायर का, उसने भी ब्रिटिश हुकूमत जो थी, जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसे भी दो हिस्सों में बांट दिया था। इसी के चलते 8 जुलाई 1920 का वो दिन बताया जाता है जब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक हिस्टोरिक डिबेट होती है। इस डिबेट में एडविन मोंटागो ने डायर को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल स्पीच जो सामने आई थी यहाँ पे वो थी विंस्टन चर्चिल की। चर्चिल ने यहाँ पे साफ तौर पर ये कहा था कि ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है, जो मैसाकर हुआ है, ये मॉन्स्ट्रस इवेंट है। अब आप ये देखिएगा पहले यहाँ पे कि जो चर्चिल है वो यहाँ पे क्या कह रहा है। चर्चिल ने यहाँ पे कहा कि एक मॉन्स्ट्रस इवेंट है। दूसरी चीज़ उसने कही कि ब्रिटिश एम्पायर को फ्राइटफुलनेस या फिर ये कहें कि टेररिज्म के साथ में नहीं चलाया जा सकता। चर्चिल का लॉजिक यहाँ पे ये था शुरुआत में कि डायर ने मिनिमम फोर्स जो है उसका प्रिंसिपल तोड़ा है, तो इस वजह से डायर जो है उसने सारी चीज़ें गलत की हैं। चर्चिल का ये स्टेटमेंट अब रहा, लेकिन बाद में आगे आप इस एपिसोड में देखिएगा कि चर्चिल किस तरह से अपने स्टेटमेंट को बदलते हैं। खैर, ये जो पूरी डिबेट रही, इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वोटिंग हुई कि भाई डायर के साथ जो हुआ है, क्या उसे नौकरी से जो हटाया गया है आर्मी से, वो सही है या नहीं, तो इसके लिए वोटिंग होती है। वोटिंग में 230 वोट जो थे वो गवर्नमेंट के एक्शन के लिए उसे सपोर्ट करते थे कि डायर का जो रिमूवल हुआ है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 129 वोट ऐसे भी थे जो कि डायर के फेवर में पड़े थे। इस वोटिंग से डायर के लिए ये साफ हो गया था कि जो उसका ऑफिशियल करियर है आर्मी का, वो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, उस पर आखिरी मोहर जो है वो लग चुकी है। लेकिन एक तरफ आप देखें कि जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में ये वोटिंग हुई, दूसरी चीज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मुद्दे को एक अलग तरीके से उठाना शुरू किया। 19 जुलाई 1920 को लॉर्ड फिनले ने एक मोशन मूव किया। इस मोशन में ये कहा गया था कि भाई डायर जो है, जनरल डायर, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है और इसके ऊपर अब वोटिंग होगी। लॉर्ड्स का मानना यह था दरअसल कि डायर जो है अमृतसर में जो फायरिंग उसने की है, वो अगर ये नहीं करता तो पंजाब में बगावत हो सकती थी, हज़ारों अंग्रेज़ जो थे वो मारे जा सकते थे। लॉर्ड्स की ये जो डिबेट हुई, इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी रही, लगातार डिबेट चली, अलग अलग पार्टीज़ ने अपने स्टेटमेंट दिए। कई लोग थे जो रिटायर ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि डायर ने वही किया कि जो एक मैन ऑन द स्पॉट को करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये जो मोशन था, इसके लिए भी जब वोटिंग होती है तो आप देखिए अब यहाँ सारी चीज़ें डायर के पक्ष में चली गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो वोटिंग हुई उसमें 121 और 86 के मार्जिन के आसपास ये जो मोशन था वो पास होता है। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये साफ हो गया था कि डायर को साफ करार दे दिया है कि उसने जो किया वो सही किया है, तो उसको सही यहाँ पे करार दे दिया जाता है। और इसी जीत ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जनरल डायर को एक ऐसा मॉरल सपोर्ट दिया कि कंजर्वेटिव ब्रिटेन का वो यहाँ पे हीरो बन चुका था। जब ये सब चीज़ें देखी गई भारत के द्वारा, क्या हो रहा है इंग्लैंड में जनरल डायर के साथ में, किस तरह से उसे हीरो बना दिया गया है, तो यहाँ पे भारत की तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड था वो वापस किया। के शंकरन नायर, उन्होंने वाइसरॉय काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसको तेज़ी उसमें ला दी। और ये सारी चीज़ें जो थी वो डायर के इसी केस के इर्द गिर्द यहाँ पे भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें हुई कि किस तरह से डायर ने एक सिस्टम ऑफ ब्रूटैलिटी जो था वो एक सिंबल ऑफ ब्रूटैलिटी बना यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसे इंग्लैंड में कैसे बचाया जा रहा है। तो ये जो हमारी आज़ादी की आग थी वो भी बहुत तेज़ हो चुकी थी यहाँ से। खैर, अब तक इंग्लैंड में जनरल डायर जो था वो कंजर्वेटिव ब्रिटेन का हीरो बन चुका था, लोग उसकी तारीफ़ें भी किया करते थे। लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल हालत थी रिटायरमेंट के बाद फौज से, क्योंकि उसे हटा दिया गया था, इसके बाद उसकी फाइनेंशियल हालत जो थी वो उतनी अच्छी नहीं बची थी। लेकिन यहाँ पे अब उसके जो सपोर्टर्स थे इंग्लैंड में वो सामने आते हैं, और ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि आप देखिए कि कई सारे ऐसे लोग थे जो कि भारत से भी थे। द मॉर्निंग पोस्ट नाम से एक राइट विंग कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर इंग्लैंड के अंदर, उस न्यूज़पेपर ने क्या किया कि एक सब्सक्रिप्शन फ़ंड शुरू किया डायर के लिए, और इस फंड का टाइटल रखा था द मैन हु सेव्ड इंडिया। इस फंडिंग कैंपेन में पैसे जुटाने का प्रयास किया जा रहा था डायर के लिए। और ये जो फंड रेजिंग कैंपेन थी 1920 में पूरे साल भर चलती है। अगले कुछ महीनों में ही ये देखा गया कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर से, भारत में कलकत्ता से कोलंबो तक, मतलब आप देखिए कि कलकत्ता से कोलंबो तक, आर्मी ऑफिसर्स तक, एंग्लो इंडियंस तक, जितने लोग थे, रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे भारत के भी, और यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग जैसे जो लोग थे, ऐसे फेमस लोगों ने भी अलग अलग जगह से इस कैंपेन के लिए पैसे भेजना शुरू किए।
कई सारे लोगों ने इस तरह से भी अपना नाम छुपाते हुए भी पैसे भेजे कि वन हु रिमेंबर 1857 एंड ओल्ड एंग्लो इंडियन, इस तरह के नामों से भी लोग पैसे लगातार भेज रहे थे। और ये जो फंड था वो साल भर के क्लोज होते होते करीबन 28,000 पाउंड जमा हो चुके थे यहाँ पे डायर के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने हज़ारों निर्दोषों को मारा है। इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने उसके लिए 28,000 पाउंड जमा कर लिए थे। कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए काफ़ी पैसा था ये। डायर ने यहाँ पे इस पैसे को रिसीव करते हुए अपना एक थैंक यू लेटर भी लिखा। उस लेटर में उसने कहा था कि मुझे गर्व है कि इतने सारे जो मेरे देश के लोग हैं वो अमृतसर वाले मेरे एक्शन को जस्टिफाई करते हैं और मानते हैं कि मैंने वहाँ पे सही किया है, उसे अप्रूव करते हैं। और इस वजह से इस अप्रूवल के लिए ही मैं अप्रूवल ऑफ टोकन समझते हुए इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो फंड की पूरी एक नाटक जो था वो चल रहा था इंग्लैंड में, इसकी पूरी आग जो थी वो भारत तक भी पहुँची। भारत में लोगों के दिलों में इस तरह से नाराज़गी आई थी कि अमृतसर के जो विक्टिम्स हैं एक तरफ, उसी जनरल डायर के मारे हुए लोगों के जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर ख़राब हो चुके हैं या फिर जो सीवियरली इंजर्ड रहे। अमृतसर के उन विक्टिम्स के घरों में कई सारे ऐसे विक्टिम्स थे जिनको 500 रुपये के आसपास ऑफिशियल कंपनसेशन मिला। हालांकि बहुत सारे ऐसे थे बड़ी मात्रा में जिनको नहीं मिल पाया था ये भी अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा, लेकिन वहाँ पे उनको सिर्फ 500 रुपये कमीशन मिल रहा है, ऑफिशियल कंपनसेशन मिल रहा है। और लंदन में एक जनरल जो है वो लाखों रुपए जमा उसके लिए हो जा रहे हैं, जिसने इन सभी लोगों को सताया है, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। तो ये जो ब्रिटिश जस्टिस का दिखावा था वो यहाँ पे साफ तौर पर भारत के सामने दिखने लगा था। इसके ऊपर से एक और पर्सनल ह्यूमिलेशन तब हुआ जब डायर ने, आप एक तरह से कहना नहीं चाहिए लेकिन बेशर्मी की हद आप देखिए यहाँ, कि डायर ने अपने लिए रिक्वेस्ट की ऑनररी ब्रिगेडियर जनरल की रैंक की। उसने कहा कि मैं रिटायर तो हो चुका हूँ लेकिन रिटायर करने के बाद मुझे ब्रिगेडियर जनरल की रैंक रखने दी जाए, क्योंकि पब्लिक में जो लोग हैं वो मुझे जनरल डायर के नाम से ही बुलाते हैं। आप ये सोचिए कि अभी तक उसके पास में जो पद था, वो रैंक जो थी उसकी वो कर्नल की रैंक थी, लेकिन क्योंकि लोग उसे जनरल डायर कहते थे भारत के अंदर, तो उसने ब्रिगेडियर जनरल की रैंक की मांग की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे एडविन मोंटागो, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को जनरल डायर की रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि ऐसा ऑनर अगर दिया गया जनरल डायर को तो ये भारत के लिए एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन तो होगा ही, साथ ही साथ डायर को एक रिवॉर्ड के जैसा लगेगा, जैसे कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया, जबकि असलियत यह है कि उसकी जो सर्विस रही है भारत में वो एक ब्लंडर थी। हमारे लिए कई सारे सवाल खड़े कर दिए उसने। लेकिन आयरॉनिकली दोस्तों, यहाँ पे अब विंस्टन चर्चिल दोबारा आता है। चर्चिल का यहाँ पे क्या कहना था, क्योंकि पहले वो डायर के लिए, जो वही आदमी जो डायर की फायरिंग को मॉन्स्ट्रस कह रहा था, उसने यहाँ पे ये कहा कि जो स्पेशल रैंक मांग रहा है जनरल डायर, उसे वो दे दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने जो किया है वो ब्रिटिशर्स के लिए किया है। उसने सेव किया है अमृतसर को, एक तरह से पंजाब को सेव किया है उसने अंग्रेज़ों के लिए, उसको ये सारी रैंक जो है वो दे दी जानी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश कैबिनेट में इसके बाद जब ये मुद्दा चला तो जो एडविन मोंटागो थे उनका जो स्टांस था उसको प्रिवेल किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो रहीं। रिज़ल्ट ये हुआ फाइनली कि डायर जो था वो लीगल तौर पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक कर्नल ही रहा। जनरल डायर का जो टाइटल था वो सिर्फ उसे जनता के आवाम के द्वारा दिया गया था। आवाम की ज़ुबान पर ये ऐसे उसका नाम रहता था कि जनरल डायर, असल में वो कर्नल डायर था। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये कोई जनरल नहीं था। तो इस फंड कैंपेन के चलने के बाद जो पैसा 28,000 पाउंड करीबन डायर को मिला, इसके बाद उसने विटशायर के एस्टन कीन्स में, वहाँ पे इस जगह पे इंग्लैंड में, यहाँ पे एस्टन फील्ड्स नाम से एक डेयरी फार्म खरीदा। इस फार्म में यहाँ वो अपनी वाइफ के साथ में, वाइफ उसकी एनी और उसका एक लड़का था ग्योफ, 2 और बच्चे भी थे उसके जो कि भारत में रहते थे उस समय पर। तो जो बेटा ग्योफ था और एनी उसकी वाइफ थी, उनके साथ में एक ज़िंदगी अपनी जो थी वो यहाँ पे बिताना शुरू करता है। देखा यह जाता था कि अब वो समय के साथ में, क्योंकि उम्र भी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, समय के साथ में देखा गया कि सोशल गैदरिंग्स जो थी आसपास के इलाकों में वहाँ पे कभी कभार दिखाई देता था। हालांकि जनरली देखा गया कि वो पब्लिक से बचता था, ज़्यादा उसके स्टेटमेंट जो थे वो सामने नहीं आते थे। हालांकि जब भी ब्रिटिश मीडिया उसके पास में पहुँचती थी, उसके स्टेटमेंट निकालती थी, कई दफ़ा वो अपनी इमेज को वाइट वॉश करना चाहता था। हमेशा ये कहता था कि जो मैंने किया वो उसको जस्टिफाई करता था, कि अमृतसर का जो इंसिडेंट रहा, जलियांवाला बाग का कांड रहा, तो वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता था। दूसरी चीज़, इंडिया में इस समय पर, भारत में इस समय सिचुएशन जो थी पूरी तरह से बदल रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना जोर पकड़ रहा था। जलियांवाला बाग के बाद में जो एक गुस्सा था लोगों के मन में, उसने आज़ादी की आग को बढ़ा दिया था और उसके बाद भारत को आज़ादी मिली भी आगे 1947 में। तो खैर, ये सारी खबरें जब डायर के पास पहुंचती थी कि किस तरह से भारत में हालात चल रहे हैं, लोग उसे किस नफ़रत से देखते हैं वहाँ पे, वो हमेशा एक स्टेटमेंट अपना देता था, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता था कि भारत कुछ भी कर ले, भारत कैपेबल ही नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट चलाने के। जनरेशन्स तक वो खुद की सरकार भारत में कभी बनी नहीं पाएगी, अगली कई आने वाली जनरेशन्स तक। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग की उस उपज को, उस पुराने इंपीरियलिस्टिक ख्यालों को उसके दिखाती हैं, जो कि वो बाद में भी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी आते आते यही सारी बातें करता था। लेकिन
शायद अब जो कर्म का फल था वो यहाँ मिलने वाला था और इसकी शुरुआत हो जाती है 1921 से। 1921 से रेजिनाल्ड डायर को पहला स्ट्रोक पड़ता है। 1921 में उसको पहला स्ट्रोक पड़ा। इसके बाद उसकी जो सेहत थी, जो हेल्थ थी, वो गिरने लगती है। हैरोगेट के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसे एक अर्थराइटिस, एक आर्टरीज़ में उसके प्रॉब्लम थी, माफ़ कीजिएगा, तो ये यहाँ पे डायग्नोस किया कि उसकी आर्टरीज़ जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं और एडवाइस किया उसे कि ज़्यादा एक्साइटमेंट, अगर अचानक से ज़रा सी भी आपको एक्साइटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई खबर ऐसी मिलती है कि जिससे आप शॉक होते हैं, तो आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका रिस्क आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आपको एक रेस्ट करना चाहिए और लो प्रोफाइल जो लाइफ है वो जीनी चाहिए, वो रखनी चाहिए। इस मेडिकल एडवाइस के चलते, जो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ब्रिटेन में चलती थी उसके चलते, मीडिया लगातार डायर से आके अलग अलग खबरें बताती थी, सवाल उससे पूछती थी, उसके स्टेटमेंट लेती थी। इन सब के चलते डायर और उसकी वाइफ ने, एनी ने, एक डिसीजन लिया कि अब वो यहाँ से भी, जिस जगह वो रह रहे हैं, यहाँ से भी एक दूर कहीं चले जाएंगे, एक रूरल जगह में, एक ऐसी जगह में, बेसिकली एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस जो है वो अपना लाइफ का रखेंगे, प्रॉपरली लोगों से दूर हो जाएंगे। इन सब के चलते डायर समरसेट पहुँचता है। समरसेट में वहाँ पे उसने एक कंट्री साइड में एक बहुत ही वीरान जगह पर एक घर लिया। उस घर के अंदर वहाँ पे एक बहुत पतली सी गली जाती थी। इनफैक्ट आज की डेट में भी वो जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ पोस्टमैन भी अगर जाएँ तो उन्हें भी नीचे अपना साइकिल या जो भी व्हीकल है वो पार्क करके ऊपर जाना पड़ता है। ऐसी जगह पर उसने इस तरह के एक वीराने घर के अंदर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। पब्लिक स्टेज पर डायर इस समय पर भी कोई भी जो शर्मिंदगी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कभी भी जाहिर नहीं करता था। लेकिन जो कुछ बायोग्राफर्स हैं उसके, निगेल कोलेट जैसे, वो ये सब लिखते हैं कि बार बार वो इस इंसिडेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो हमेशा एक उधेड़-बुन में लगा रहता था। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर चलता था, मेंटली और फिजिकली, कि क्या उसने सही किया है या नहीं। और यही वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था जिसने कि उसकी जो सिकनेस थी, जो उसकी एक सेहत गिर रही थी, उसमें और तेज़ी ला दी। 1925 तक, बताते हैं 1925 तक, डायर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि एस्टन फील्ड्स में उसने ये जो अपना फार्म था पहले जहाँ पे वो रहता था वो अपने बेटे को दिया। उसके बाद में समरसेट आ जाता है। समरसेट आया, यहाँ पे उसने ये जो कॉटेज हमने आपको बताया, यहाँ पे वो रहना शुरू करता है। इस बीच में लोगों की आंखों से बिल्कुल ओझल हो चुका था जनरल डायर। इंग्लैंड के अंदर भी, भारत में भी लोग धीरे धीरे करके उसकी कुछ खबरें थी वो आनी बंद हो चुकी थी। लोग उसके बारे में जो नफरत थी वो हमेशा आज भी लोगों के दिलों में है, वो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जिस तरह का उसने काम किया था वो सज़ा का पात्र था। तो खैर, वर्चुअली एक एग्जाइल की जो ज़िंदगी थी वो डायर की रही आखिरी उसके सालों में। कुछ उसको लगातार उसके बाद भी स्ट्रोक आए, कुछ अटैक पड़े, और उसकी वजह से उसका जो शरीर था, आधा शरीर जो था, वो पैरालाइज हो गया था। पार्शियल पैरालिसिस उसको हुआ, स्पीच प्रॉब्लम्स हो गई जिससे वो बोल नहीं पाता था। और उसके बाद फाइनली आया वो दिन 23 जुलाई 1927 का। 23 जुलाई 1927 लॉन्ग एस्टन के इसी सेंट मार्टिन नाम के एक जगह में, यहाँ पे जहाँ पे वो रहने लगा था, डायर की मौत हो जाती है। बताते हैं सेरेब्रल हेमरेज से डायर की मौत होती है। यहाँ पे उसके जो फैमिली के अकाउंट्स थे उनसे ये पता चलता है कि उसका जो अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भी कोई भी उसका स्मारक, कोई भी इस तरह का उसका एक कहें कि जहाँ पे उसको दफनाया गया, जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ, उस जगह को कोई भी एक स्मारक की तरह पर नहीं बनाया गया। कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई स्टोन नहीं लगाया गया वहाँ पे, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि उसकी जो आने वाली जनरेशन है, उसके परिवार के ही लोग नहीं चाहते थे कि आने वाली जो उसकी जनरेशन है उन्हें उसके कृत्य के बारे में पता चले, क्या क्या चीज़ें उसने की हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने निकल कर ये आती है डायर के केस में कि उसकी जो वाइफ थी एनी ने बाद में आके ये बताया था कि डायर ने मरते टाइम पे, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने एक बात कही थी एनी से कि बहुत से लोग उसका जो अमृतसर का इंसिडेंट हुआ तो उसके बारे में जानते हैं और कहते हैं कि उसने सही किया, बहुत से हैं जो दूसरे कहते हैं कि उसने गलत किया। उसका कहना था कि अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद अपने मेकर के पास में जाऊँ और उनसे पूछूँ, उनसे जानूँ कि क्या मैं सही था या मैं गलत था। जाहिर सी बात है, गलती थी और गलत था हमेशा से। खैर, ये सारे जो इंसिडेंट थे वो सामने आते हैं, स्टेटमेंट सामने आते हैं। एनी ने, जो उसकी वाइफ थी जनरल डायर की, उसके मरने के बाद में क्या किया कि जितने भी उसके फ़ोटोज़ थे, जितनी भी फाइल्स थी, बताया जाता है कि उसके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो यहाँ पे उन चीज़ों को ना देखें, इस वजह से इन सारी चीज़ों को कहीं ख़त्म कर दिया, इन्हें जला दिया। उसके डॉक्यूमेंट्स को, कई सारी ऐसी उसकी रिपोर्ट्स हुआ करती हैं, उसकी जो पर्सनल डायरीज़ थी उन्हें गायब कर दिया। आप सोचिए कि ऐसा काम उसने किया था कि उसकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि उसकी कोई मार्क्ड ग्रेव हो या उसका कोई एक मेमोरियल स्टोन हो जहाँ पे उसको दफनाया जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार हुआ है, या फिर उसके बच्चे, उसके जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो भी ये जाने कि उनके दादा ने किया क्या है आखिर। तो ये इस तरह का काम था जो जनरल डायर ने किया, उसे उसकी कर्मों की जो थी सज़ा वो यहाँ पे मिलती है। खैर, डायर का चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला अभी बाकी था। आपने इस एपिसोड में एक नाम सुना होगा, माइकल ओ डॉयर का। वही माइकल ओ डॉयर जो कि उस समय पर पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। उसने पूरी तरह से डायर को सपोर्ट किया था
हंटर कमीशन के टाइम पर भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी, और इनफैक्ट ये भी कहा था माइकल ओडवायर ने कि जो भी उसने किया मैंने अप्रूव किया है। डायर ने जो भी किया वो कोई गलत नहीं है। ये जो था शख्स, इसके कहने पर ही डायर ने यहाँ पे गोलियाँ चलाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, और लगातार अभी भी इस समय तक भी भारत के खिलाफ बोलता रहता था। ये साल करीबन आ चुका था 1940, 1940 की हम आपको बात बता रहे हैं। अब तक ये जो शख्स था माइकल ओडवायर, भारत के खिलाफ में बोलना लगातार इसका चलता था। ये भी इंग्लैंड चला गया था वापस। लेकिन यहाँ पे उधम सिंह सामने आते हैं। उधम सिंह जो कि इस मैसेकर को उन्होंने देखा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा था, उनके कई पर्सनल लॉस यहाँ पे रहे थे। उन्होंने 21 साल तक इंतज़ार किया। 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन के कैक्सटन हॉल के अंदर माइकल ओडवायर को गोली मार देते हैं। यहाँ पे माइकल ओडवायर का भी चैप्टर जो था वो ख़त्म होता है, और इस तरह से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, इसके जो दो दोषी थे इन्हें सज़ा मिलती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी रही कि आखिर क्या हुआ था। जो सवाल हमेशा खड़ा होता है कि भाई जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, लेकिन उसके साथ में हुआ क्या, उसे किस तरह से सज़ा मिली, उसका जो एक लीडर था माइकल ओडवायर, उसे क्या सज़ा मिली। तो इसलिए आज ये एपिसोड आपके लेकर आए थे। उम्मीद है आपको कई नई इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ इससे मिली होंगी। जैसा कि हमने आपको कहा है कि इन एपिसोड्स में कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, ना ही अभी है, ना ही पहले था, ना ही आगे कभी होगा। ये रिपोर्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, आपको जानकारी मिले इसलिए इन्हें बनाया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ जो आपकी डिमांड रहती है कमेंट बॉक्स में, कृपया वो ना किया करें कि एनिमेशन लगाइए या ये चीज़ें करिए, क्योंकि ये इमेजेस जो ज़रूरी इमेजेस हैं वो बिल्कुल आपको लगाई जाएंगी, लेकिन कोई भी एनिमेशन नहीं होगा। तो ये आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको इससे नई जानकारी मिली हो, नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, ये भी बताइएगा। इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है वो बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।